वीडियो को एक फास्ट रिवीजन के हिसाब से ही लिया जाए। यहाँ पर एनसीईआरटी के मेजर पॉइंट्स को सबको कवर किया गया है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी यूजफुल वीडियो है। ऑल द बेस्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर में मेजरली अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं? जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जो हमने खाया और खाने के बाद में ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ब्लड को हमें फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना होता है। इसमें मेजरली 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही मिनिमल अमाउंट यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन इसका इतना रोल होता नहीं है। जो हम ब्रीदिंग वाले में चैप्टर में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये भी चीजें होती है जिसको अपन बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि 3 तरीके का होता है। इन तीनों को रिमूव करने वाले 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो अमोनिया को रिलीज करते हैं वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, जो यूरिया को रिलीज करते हैं वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो आपको पता है अमोनिया जो होता है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड सबसे ज्यादा कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक। और जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है उसको उतना रिमूव करने के लिए पानी की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। इनके एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट। तो ये पानी में रहते हैं क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट है अमोनिया को रिलीज करने के लिए। यूरियोटेलिक होते हैं मैमल्स, हम लोग भी यूरियोटेलिक है, यूरिया रिलीज करते हैं। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस ये यूरिया रिलीज करते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। आपने कभी देखा होगा बर्ड्स को करते हुए, भाई बर्ड्स जब पॉटी करता है अपनी, तो वो अपनी थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस होता है, वो एक यूरिक एसिड ही होता है। जो भी उसका बाहर निकल रहा होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड ही होता है। तो बेसिकली रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स अपने पास आ जाते हैं, इनके एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये टेबल आती है एनसीईआरटी के अंदर, एनिमल किंगडम से के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, सबके अंदर अपना अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आप फ्लैटफॉर्म की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थीज, कुछ एनालिड्स आते हैं और सेफेलोकॉर्डेटास आते हैं, उनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है या प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म एंड एनालिड्स की बात करें तो यहाँ पर नेफ्रीडिया होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स, या कुछ नहीं आप बोल सकते हैं कॉकरोच भी इसमें इंक्लूडेड होता है, या इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं वो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैमल्स के अंदर तो होती किडनी आपको पता ही है। अगर अपनी ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके का होगा? 4 चीज़ें इसमें होती हैं। 2 किडनी आपके पास प्रेजेंट होती है, दोनों किडनी से अपना अपना निकलने वाला एक यूरेटर होता है। उसके बाद में ये जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर होगा और ब्लैडर से रिलेटेड आपका एक यूरिथ्रा होता है। याद रखिएगा 2 किडनी है तो दोनों किडनी का अपना अपना एक एक पाइप होता है जिसको यूरेटर बोलते हैं। एक किडनी से एक पाइप, 2 किडनी से 2 पाइप निकलते हैं, वो यूरेटर हो जाता है ना। और किडनी की अगर पोजीशन देखें तो ये लास्ट की जो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा होती है वहां से लेकर लंबर 5 वर्टिब्रा जो होती है वहां तक प्रेजेंट होती है किडनी। ठीक है, इसकी डायमेंशंस थोड़ी आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। इसके बाद में डायग्राम की बात करें तो आपको देखा कि किडनी जो होती है ना वो कुछ इस तरीके की बीन शेप्ड होती है। ये किडनी से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक किडनी से एक एक पाइप निकल रहा है जिसको अपन यूरेटर बोलते हैं। किडनी का काम होता है कि हमारे ब्लड को ये फिल्टर करे। तो ब्लड कहाँ से आएगा? ब्लड आ रहा है इस रीनल आर्टरी से। ये रीनल आर्टरी क्या होती है? ये अओर्टा की एक ब्रांच ही होती है। हार्ट जो होता है वो 5 लीटर ब्लड 1 मिनट के अंदर बाहर निकाल रहा होता है। कार्डिक आउटपुट हमारा 5 लीटर होता है। उस 5 लीटर का 1/5 पार्ट जो होता है वो किडनी को मिल रहा होता है। तो यहाँ पर 1/5 मतलब 1 लीटर के अराउंड किडनी को मिलता है फिल्टर होने के लिए। ये ब्लड आएगा और यहाँ पर फिल्टर होएगा और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा किडनी इसको बाहर रिमूव कर देगी और जितना भी अच्छा प्रोडक्ट होगा वो किडनी अंदर बॉडी के अंदर फिर से रख लेगी। ये किडनियाँ, दोनों ही किडनियाँ कभी भी इक्वल पोजीशन पे नहीं होती हैं। राइट वाली किडनी थोड़ी सी स्लाइटली डाउन होती है क्योंकि राइट वाली साइड में लीवर प्रेजेंट होता है। किडनी के ऊपर टोपी जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलेमिन्स जिसको अपन बोलते हैं। और इसके अलावा भी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। इसके बाद में अपन बात करें ये रीनल वेन हो जाएगी। जहाँ पे आर्टरी है वहाँ पे तो वेन होना ज़रूरी भी है। इसी के साथ में किडनी कि अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो किडनी की अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक खाँच होती है। जो आपको खाँच यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये खाँच बेसिकली क्या होती है? हाइलम बोल रहे होते हैं हम इसको, खाँच को। ठीक है, इस हाइलम के अंदर क्या होता है ना, ये आर्टरी, वेन सब कुछ एंटर कर रहा होता है, या न्यूरॉन भी होती है वो भी एंटर कर रही होती है। तो हाइलम का एक जगह होता है जहाँ पे सारी चीज़ें एंटर कर रही होती है, इसको खाँच को बोलते हैं अपन हाइलम।
हाइलम, ठीक है। हाइलम के पीछे अपने पास में पूरा एक स्पेस होता है, खाली सा जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस स्पेस, ठीक है। ये बड़ा सा स्पेस होता है, इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। इस पेल्विस के आगे जाकर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको अपन क्या बोल देते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैलिक्स बोल देते हैं। ये आपको बड़ी बड़ी सी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ना, ये कुछ नहीं, कैलिक्स होते हैं ये, ठीक है। ये होते हैं कैलिक्स। अब कैलिक्स के बाद में दो कैलिक्स के बीच में आपको एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको अपन मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। तो बेसिकली किडनी के दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला जो आउटर पार्ट, जो खाली खाली पार्ट आपको जहां जहां दिख रहा है वो सारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, और जो पिरामिड की फॉर्म में जो आपको पार्ट दिख रहा है वो आपको मेडुलरी पिरामिड होता है या मेडुला वाला पार्ट होता है। तो किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। मेडुला मेडुलरी पिरामिड के फॉर्म में रहता है। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट जो होता है इस मेडुला के बीच में से धंसा हुआ रहता है, पिरामिड्स के बीच में धंसा हुआ रहता है, इसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। अब किडनी को थोड़ा सेफ रखने के लिए रीनल कैप्सूल उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल यहाँ पर कैप्सूल एक प्रेजेंट होगा जो किडनी को सेफ रखेगा। इसके बाद में यहाँ से यूरेटर बाहर निकल रही होती है। जो भी किडनी के अंदर सामान निकल रहा होगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा होगा, वो सारा यूरेटर के थ्रू आएगा, और यूरेटर के थ्रू आकर ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा। थैले जैसी स्ट्रक्चर है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपना यूरिन इकट्ठा होगा, और एक प्रेशर जब तक आ नहीं जाएगा आपके पास में तब तक ये यूरिन यहीं पर रहेगा, और रहने के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यूरिन सारा पास आउट हो जाएगा यूरेथ्रा के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आपका ये पूरा सिस्टम होता है। अगर अपन आगे की तरफ बात करें तो किडनी जो होती है ना, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लास्ट थोरेसिक एंड लास्ट लंबर वर्टिब्रा। लास्ट थोरेसिक कौन सी होती है, T12, और लास्ट लंबर कौन सी होती है, L5 होती है। हर एक किडनी में नॉच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हाइलम कह रहे होते हैं। हाइलम में सब यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व सब कुछ एंटर कर रही होती है। हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको अपन रीनल पेल्विस कहते हैं। पेल्विस के अंदर जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो कैलिक्स कहलाते हैं। एंड इसके बाद में दो जोन होते हैं इसके अंदर, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर साइड का होता है, मेडुला इनर साइड का होता है। मेडुला जो होता है वो मेडुलरी पिरामिड्स में डिवाइडेड होता है, कैलिक्स के अंदर जो है वो पिरामिड्स प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जो कॉर्टेक्स मेडुलरी पिरामिड के बीच में धंसा हुआ होता है उनको कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कह रहे होते हैं। अब बात करें कि किडनी के अंदर, जिसने हमने बोला कि किडनी के अंदर सारा यूरिन बन रहा होता है या हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा होता है, तो इस ब्लड को फिल्टर करता कौन है, किडनी के अंदर कौन काम कर रहा है, तो किडनी के अंदर काम करता है नेफ्रॉन, जो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन जो होंगे ना वो मिलकर ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। अगर एक किडनी में 10 लाख हैं, 2 किडनी में कितने हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे। तो 20 लाख नेफ्रॉन मिलकर यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। हर एक नेफ्रॉन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, एक रीनल ट्यूब्यूल पार्ट होता है। ग्लोमेरुलस कुछ नहीं होता, कैपिलरी का ही गुच्छा होता है, और जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है वो कुछ नहीं होती, ट्यूब्स ही होती हैं, जिसमें बहुत अलग अलग, वो ट्यूब अलग अलग जगह पर अलग अलग अपना शेप लेके रखती है। कुछ जगह पर वो एक प्याले जैसी स्ट्रक्चर लेके रखती है, बाउल टाइप स्ट्रक्चर, इसको बाउमन कैप्सूल बोल देते हैं। कुछ जगह पर वो बिल्कुल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होती है, इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड। कुछ जगह पर वो लूप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर लेके रखती है, हेनली लूप। कुछ जगह पर वो थोड़ी सी दूर होती है इसलिए वो डिस्टल हो जाती है, पास होती है तो प्रॉक्सिमल हो जाती है। तो ये कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बेसिकली कुछ ऐसी सी ट्यूब्यूल होती है। तो ये अलग अलग जगह पर अपना अलग अलग शेप लेके रखती है। बाउमन कैप्सूल कुछ इस तरीके का कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है अपन को, ठीक है। तो बेसिकली अपन नेफ्रॉन की अगर स्ट्रक्चर देखें तो 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके का ये गुच्छा जो आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर की जो ब्लड कैपिलरी है, इसका गुच्छा ही हमारा ग्लोमेरुलस होता है। इसके अलावा जितना भी येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सारा रीनल ट्यूब्यूल है। ये ऊपर वाला होगा आपका बाउमन कैप्सूल, उसके बाद में आ जाती है आपकी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर आ जाती है हेनले लूप। हेनले लूप में 2 लिम्स आती हैं, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब, एक होती है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो सॉल्ट के लिए परमेबल होती है, और डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर के लिए परमेबल होती है। तो यहाँ से बहुत सारा वाटर आ सकता है और यहाँ से सॉल्ट बहुत सारा बाहर आ सकता है। और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल थोड़ी सी दूर होती हैं, और उससे बाहर निकलने वाली आपके पास कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये वाली कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट वैसे नेफ्रॉन का पार्ट मानते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट में आके खुलते हैं। तो ये इस तरीके से आप याद इसको रख लेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपको रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है, जाल सा दिखाई दे रहा है, रेड कलर वाली क्या है, ये कैपिलरी होती है।
ऊपर से आने वाली एक आर्टेरियोल। आर्टेरियोल क्या होती है? एक बड़ी सी आर्टरी जिसकी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, उसको अपन आर्टेरियोल बोल देते हैं। ये आर्टेरियोल में आफ्रेंट और ईफ्रेंट होती है। ईफ्रेंट आर्टेरियोल का डायमीटर आप देखेंगे थोड़ा छोटा होता है और आफ्रेंट का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है। तो आफ्रेंट का डायमीटर चौड़ा है। आफ्रेंट आर्टेरियोल वो होती है जो आने वाली आर्टेरियोल है, जो अंदर से गुच्छा बनाएगी, और जाने वाली ईफ्रेंट आर्टेरियोल होती है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये ईफ्रेंट आर्टेरियोल जाकर पूरे के पूरे जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो येलो वाला पार्ट है, इनके चारों तरफ एक जाल बना देती है। इसको अपन इस पूरे जाल को क्या बोल देते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोल देते हैं, पीटीसी बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का एक ऐसा पार्ट होता है जो हेनली लूप के चारों तरफ ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर बनाता है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कुछ भी नहीं है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी ही है, बस वो अपना शेप अलग बनाती है। यहाँ पर वो शेप बनाती है, अपना यू शेप स्ट्रक्चर बना देती है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, अपन देखेंगे कैसे होता है। अब नेफ्रॉन दो तरीके का होता है। देखिए किडनी में आपने देखा कि भाई एक हमारे पास में कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक हमारे पास में मेडुला रीजन होता है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऊपर जो होता है हमारा कॉर्टेक्स रीजन, नीचे हो जाता है मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का ज़्यादा पार्ट है तो वो हो जाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कि 80% आपको दिखाई देंगे या 85% आपको दिखाई देंगे। और कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि आपके मेडुला के अंदर हेनली लूप उनका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग तक ऐसे धंसा हुआ रहता है। तो मेडुला में अगर हेनली लूप बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करा हुआ है तो वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हो जाता है। उल्टा कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें यूरिन फॉर्मेशन की। 3 स्टेप के अंदर यूरिन बन रहा होता है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन होता है, तीसरा सिक्रीशन होता है। देखो रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन का तो मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ तो कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही होंगी और यहाँ पर कुछ चीज़ें सिक्रीट हो रही होंगी। फिल्ट्रेशन का मतलब भी समझ में आ रहा है कि चीज़ें फिल्टर हो रही होंगी। कहाँ पे? ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस कौन सा पार्ट है? आपने अभी भी देखा, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है ये वाला। तो इस वाली जगह से हमारी चीज़ें सिक्रीट हो रही, फिल्टर हो रही होंगी। तो आफ्रेंट का डायमीटर ज़्यादा होता है, ईफ्रेंट का डायमीटर कम होता है, ठीक है। और इस प्रेशर की वजह से, देखो डायमीटर यहाँ ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा ब्लड का, और यहाँ पर डायमीटर कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा ब्लड का। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना यहाँ पर प्रेशर बन रहा होता है, और इस प्रेशर की वजह से ये सारा ब्लड जो होता है वो यहाँ पर छन रहा होता है, और इसी को बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये फिल्टर हो रहा होगा हमारा ब्लड। किस तरीके से फिल्टर हो रहा है? देखिए रेड कलर वाला जो पार्ट है वो कैपिलरी वाला पार्ट होता है, ठीक है। और ये आपको जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये बाउमन कैप्सूल की एपिथीलियम होती है। कैपिलरी और बाउमन कैप्सूल के एपिथीलियम के बीच में जो खाली स्पेस दिखता है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इन तीनों से गुजरकर ये पूरा ब्लड छन के आता है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है। मैंने ये रेड वाला पार्ट जो है ना कैपिलरी वाला, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है। उसके बाद में ये नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला है आपकी बाउमन कैप्सूल का, बाउमन कैप्सूल की जो एपिथीलियम है ये मैंने यहाँ पर बनाई है। और इसके बीच का जो खाली स्पेस है वो मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई है, या बेसमेंट सब्सटेंस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती हैं। अगर मैं बात करूँ बाउमन कैप्सूल की एपिथीलियम की, तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं इस एपिथीलियम में, जिसको हम बोल देते हैं स्लिट्स या पोर। बाउमन कैप्सूल की एपिथीलियम की सेल्स को अपन बोल देते हैं पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाता है, और ये पोर्स जो होते हैं ना वो छनने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ से जितना भी ब्लड होता है इस कैपिलरी में बह रहा होगा। ब्लड में तो आपको पता ही है कि प्लाज्मा भी होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो होते हैं ना वो तो इसको पार नहीं कर पाते, तो यहाँ से जो भी छनता है वो प्लाज्मा छन रहा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे कार्डिक आउटपुट से जितना भी ब्लड निकला हार्ट से 5 लीटर है ना, वो 5 लीटर में से 1 लीटर कितना किसको मिला? किडनी को। 1/5 किडनी को मिलता है छनने के लिए, ठीक है। इस 1/5 के अंदर से 1 लीटर के अंदर से प्लाज्मा जो होता है वही छनता है, मतलब सेल्स जो होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है, वो नीचे नहीं आती छन के, क्योंकि वो इसको पार नहीं कर पाती, सिर्फ प्लाज्मा छनता है। प्लाज्मा कितना होता है? ब्लड का 55% होता है, तो वो फर्स्ट 55% ही उस ब्लड का छन रहा होता है। मतलब 1 लीटर का 55% कितना होता है आप काउंट करो, उतना ही ml जो होगा वो ब्लड यहाँ पर छनता है या प्लाज्मा छनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है। जो प्लाज्मा यहाँ पर छन रहा है ये रीनल प्लाज्मा फ्लो हो जाता है। अब ये प्लाज्मा यहाँ पर आ चुका है। इस प्लाज्मा के अंदर ना कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो छनते नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं जो इसको पार नहीं कर पाते हैं, है ना। एपिथीलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल को पार नहीं कर पाते हैं, और कुछ होते हैं जो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को भी पार नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटीन्स बेसिकली जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो भी नहीं छनते हैं यहाँ पर।
तो छन के जो भी चीज़ यहाँ पर आएगी, जो निकलेगी यहाँ से, वो फिल्ट्रेट होएगी, राइट, फिल्ट्रेट होएगी। तो इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में वो वाला प्लाज्मा होता है जिसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं होता या लार्ज प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो फिल्ट्रेट के अंदर प्लाज्मा होता है जिसमें कोई प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है। ये फिल्टर जो होगा होकर यहाँ पर इस जगह पर आ गया, बाउमन कैप्सूल में इस जगह पर आ गया, ये फिल्ट्रेट होता है। अब ये फिल्टर जितना भी ब्लड हुआ है वो 1 मिनट में कितना होता है, इसी को अपन GFR बोल देते हैं। और वो 1 मिनट में कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। एक दिन की बात करें तो 180 लीटर होता है। मतलब हम 180 लीटर तक का फिल्ट्रेट बना रहे होते हैं हर दिन। क्या हम 180 लीटर ही रिमूव कर रहे होते हैं? अगर 180 लीटर रिमूव करने लगेंगे तो सारे दिन बाथरूम में बैठना पड़ेगा, इसीलिए हम 180 लीटर तो रिमूव नहीं करते हैं। और 180 लीटर को अपन बहुत ज़्यादा कम करके उसको 1.5 लीटर ले आते हैं। भाई हमने 180 लीटर नहीं निकाल सकते, 1.5 लीटर ले आए, हमने इतना कम कर दिया। तो इतना कम हमने कैसे किया? ऑलमोस्ट 99% चीज़ें हमने सारी की सारी रीएब्जॉर्ब कर ली बॉडी के अंदर, बाहर नहीं निकाली बॉडी से, ठीक है। तो ये 99% रीएब्जॉर्प्शन होता कैसे है? हमारा यूरिन इतना कॉन्सेंट्रेटेड बना कैसे? भाई इतना डाइल्यूटेड था, 180 लीटर था, इतना अमाउंट था, इतना कम हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन हमने कैसे किया उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ये हो गया आपका कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट 5 लीटर होता है। 5 लीटर के अंदर से 1 लीटर किडनी को मिलता है, जिसको बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो, जो किडनी को मिलता है। अब किडनी ने उसमें उसको छाना तो वो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है। छानने के अंदर तो आपको पता है ब्लड सेल्स निकल जाती हैं, प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा को यहाँ पर रखा, प्लाज्मा छना, यहाँ पर 625 ml, ये 55% ही छनता है खाली, है ना। प्लाज्मा 55% होता है पूरे ब्लड का। उसके बाद ये फिल्ट्रेट जो बनता है वो 125 ml तक यहाँ पर फिल्ट्रेट हमारे पास बन रहा होता है। अब ये एक मिनट के अंदर 125 ml अगर ब्लड हमारा फिल्ट्रेट बन रहा है तो इसको बोल देते हैं GFR, और 180 लीटर पर डे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, जो कि इसके अंदर ब्लड प्रेशर कॉज होता है, क्योंकि आपको पता है ईफ्रेंट और आफ्रेंट आर्टेरियोल के डायमीटर में डिफरेंस होता है। आफ्रेंट का डायमीटर जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी ब्लड प्रेशर यहाँ पर कम होता है, और ईफ्रेंट का थोड़ा सा ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर डायमीटर कम होता है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इस ब्लड प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर चीज़ें छन रही होती हैं, फिल्टर हो रही होती है। 3 लेयर से फिल्टर होती है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल्स, ब्लड वेसल्स बोल सकते हैं। एंड उसके बाद में एपिथीलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल। तो देखिए एंडोथीलियम कौन सी है, वो ब्लड वेसल वाली एंडोथीलियम है या कैपिलरी वाली है। बाउमन कैप्सूल की एपिथीलियम हो जाती है, उन दोनों के बीच में बेसमेंट लेयर आ जाती है या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल होती हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप अपन ने किया जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसको अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल रहे होते हैं, वो इसी तरीके से होता है जिसमें मैंने आपको अभी बताया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्टर होकर जो GFR आ चुकी है 180 लीटर पर डे या 125 ml पर मिनट, ठीक है। अभी जितनी भी आई है GFR, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम में रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। रीएब्जॉर्ब कौन करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स करती हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स वो पूरा येलो वाला पार्ट, बाउमन कैप्सूल, PCT, DCT, हेनले लूप, सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पेस के अकॉर्डिंग इसको रीएब्जॉर्ब करते हैं। फिर सिक्रीशन होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लड में लगता है कि भाई कुछ रह गया है, तो इस जो वेस्ट मटेरियल रह गया है उनको उठा के हम फिर से क्या कर देते हैं, रीनल ट्यूब्यूल में डाल देते हैं, ताकि वो किडनी जो है उसको बाहर निकाल सके। तो सिक्रीशन के अंदर क्या होता है ना कि हमने सिर्फ सारी चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल होता है कुछ बचा कुचा वो हमने वापस किडनी के अंदर डाल दिया, जैसे H+ आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, है ना। ये सब चीज़ें जो होती है हम फिल्ट्रेट के अंदर वापस डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है 99% चीज़ें जो होती है वो क्या हो जाती हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन भी पढ़ लेते हैं। रीएब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ ये ट्यूब्यूल्स के फंक्शन क्या होते हैं। जितने भी ट्यूब्यूल्स है, बाउमन कैप्सूल तो आपने देख ही लिया, इसके अलावा जो जितने भी ट्यूब्यूल्स है, PCT, DCT, हेनले लूप, इनके क्या फंक्शन होते हैं। देखिए PCT जो प्रॉक्सिमल कॉन्वेंटेड ट्यूब्यूल होती हैं वो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करती है। सवाल आता है ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करती हैं किसका रीएब्जॉर्प्शन? देखिए जनरली ये 70 to 80% जो पानी होता है और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। 70 to 80%, देखो कितना मैक्सिमम अमाउंट इसने रीएब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको पैसिवली रीएब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ में एक्टिवली रीएब्जॉर्ब करती है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि एक्टिवली किसको करती है, सोडियम को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, इनको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर रही होती है ये, ठीक है। इसके बाद में हेनले लूप की बात करें तो ये क्या करता है, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे
जानेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हाई ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। इस अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो हेनरी लूप की दो लिम्स होती हैं, एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है असेंडिंग। असेंडिंग लूप जो होती है ना उसमें मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, और डिसेंडिंग के अंदर, डिसेंडिंग का आपको नहीं पढ़ना, बस असेंडिंग का पढ़िए। असेंडिंग में सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है और मैक्सिमम किस में होता है, पीसीटी के अंदर। डीसीटी क्या करती है, डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करती है। कि देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो कौन रीएब्जॉर्प्शन करता है, पीसीटी। लेकिन मान लो आप रेगिस्तान में हो, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लगे, पानी है नहीं, तो उस वाली कंडीशन के अंदर, देखिए कंडीशन मैं नाम ले रही हूँ, कंडीशनल, उस टाइम के अंदर आपकी बॉडी जो होती है ना वो अपने आप को इस तरीके से एक्लिमेटाइज करती है कि कम पसीना आए, कम यूरिन भी बाहर निकले, कम से कम पानी का बाहर मतलब वेस्ट हो, पानी बाहर जाना नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, जिसमें सोडियम आयन या वाटर जो होते हैं इन दोनों का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन चलता है, किसी कंडीशन के ऊपर होता है। और साथ में ये पीएच को मेंटेन करती है और सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है बॉडी के अंदर, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेती है एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर रही होती है। तो यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड निकल रहा होता है। ये एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि कहाँ से चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं, कहाँ पर चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं। जो भी चीज़ें आपको तीर जो है वो बाहर की साइड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। और जो तीर आपको इस ट्यूब के अंदर दिखाई दे रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें सिक्रीट हो रही है। जैसे कि अमोनिया हो गया, H+ आयन हो गई, ये सिक्रीट होती है, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट कर दी गई, तो सिक्रीशन हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं हम इसे। और जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसमें कि आपको पोटेशियम आयन हो गया, पानी हो गया, NaCl हो गया, बाइकार्बोनेट, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वापस से बॉडी के अंदर या ब्लड में फेंका जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे डीसीटी में पोटेशियम आयन, H+ आयन, इनका क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और यहाँ पर NaCl, H2O, बाइकार्बोनेट, इनका क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है पानी के लिए परमेबल है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है वो NaCl के लिए परमेबल होती है, सॉल्ट के लिए परमेबल होती है। आप देखेंगे इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं लूप के अंदर, ठीक है। एक आपका होता है थिन सेगमेंट और एक होता है थिक सेगमेंट। आप इसमें देखेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर ये थिन सेगमेंट होता है जो असेंडिंग लिम्ब का, और ये थिक सेगमेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका और ध्यान रखिएगा, दोनों से ही आपका क्या होता है, NaCl रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है। जबकि यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ थिन सेगमेंट से ही पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि NaCl का थिन और थिक दोनों से होता है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये यूरिया थोड़ा बहुत अमाउंट में वापस से रीएब्जॉर्ब करती है बॉडी में। देखिए हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत यूरिया भी प्रेजेंट होता है, ये यूरिया भी थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्ब किया जाता है। किसके लिए, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बनाने के लिए। ऑस्मोलैरिटी क्यों बनानी है, हमें क्यों करना है, ये सब इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके साथ साथ में यूरिया के साथ साथ में पानी का भी बहुत भारी मात्रा में रीएब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। तो आप देखेंगे ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया। मेडुला के अंदर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा गहराई के अंदर जला हुआ नेफ्रॉन है, जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत गहराई में है। आप मुझे बताइए कि जक्स्ट्रा मेडुलरी है या कॉर्टिकल है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का कैसे हो रहा होगा। देखिए यूरिन को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, मतलब यूरिन अगर डाइल्यूटेड है, देखिए यूरिन डाइल्यूटेड कब होगा, जब पानी बहुत ज़्यादा होगा। मुझे इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर नहीं निकालना, मुझे इस पानी को बहुत ज़्यादा कम बाहर निकालना है, मतलब इस पानी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में फिर से फेंकूंगी, है ना। तो इसको ही कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो इसमें हमें बेसिकली करना के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन करना होगा तो हमें पानी का अमाउंट यूरिन के अंदर से कम करना पड़ेगा, ताकि हमें कम बार, मतलब बहुत कम बार हमें यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़े, हम सारे दिन बाथरूम में ना बैठे रहे, ठीक है। वरना हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा कि हम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट टाइम पे बाथरूम में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए अपन को काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से दीजिए। काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर दो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। पहला आपका होता है लूप ऑफ हेनले, दो ही चीज़ें होती हैं, लूप ऑफ हेनले एंड साथ में आपकी जो वासा रेक्टा, जो वासा रेक्टा होती है ना, जो आपका लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ एक लूप बना के चल रही होती है, वो वासा रेक्टा होती है। काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, काउंटर करंट का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन के अंदर तो फ्लो ऐसे हो, एक डायरेक्शन में ऐसे हो, या कैसे भी हो जाए, एक डायरेक्शन में ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। कहने का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट फ्लो को ही अपन क्या बोलते हैं, काउंटर करंट कहते हैं। यहाँ पर तीन तरीके के काउंटर करंट चल रहे हैं। पहला काउंटर करंट लूप ऑफ हेनले के बीच में चल रहा होगा। लूप ऑफ हेनले में एक जो लूप होगी वो आप
एक जो आर्म है ये डिसेंडिंग आर्म होती है, इसके अंदर पूरा का पूरा फ्लो नीचे की साइड हो रहा है और असेंडिंग आर्म में ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से पहला काउंटर करंट होता है। दूसरा काउंटर करंट वासा रेक्टा में होता है। वासा रेक्टा के अंदर एक आर्म आप देखेंगे नीचे की साइड जा रही है, एक आर्म के अंदर ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है। तो दूसरा काउंटर करंट वासा रेक्टा के अंदर हो रहा होता है कुछ इस तरीके का। तीसरा काउंटर करंट जो होता है वो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के बीच में भी हो रहा होता है। आप इस वाली आर्म में देखेंगे तो ऐसे फ्लो हो रहा है और वासा रेक्टा में ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो होता है वो कुछ इस तरीके से उल्टा हो रहा है। तो 3 तरीके के काउंटर करंट यहाँ पर चल रहे होते हैं। काउंटर करंट के अंदर हमें क्या करना होता है ना, 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है, NaCl एंड यूरिया। इन दोनों की हेल्प से अपन क्या करेंगे ना, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करेंगे। अब देखो, ये समझने से पहले आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लो तुम्हारे पास में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे पास इतना सारा पानी है, उस पानी को कम करने के लिए एक गिलास पानी है आपके पास भरा हुआ है, उसको कम करने के लिए तुम क्या करोगे, उसमें बहुत सारा नमक डाल दोगे। जितना ज़्यादा नमक डालोगे वो पानी उतना गाढ़ा होता जाएगा, है ना। वही तो काम हमें यहाँ पर करना है। हमें भी यहाँ पर करना है कि हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है। यूरिन में कम से कम पानी होना चाहिए। कम से कम पानी होगा तो हम यूरिन कम से कम पास करेंगे, राइट। तो 1.5 लीटर 180 लीटर से 1.5 लीटर तक ले जाना है, तो इसके लिए हमें सॉल्ट की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर अपन सोडियम क्लोराइड या NaCl होता है और यूरिया जो होता है ना, इनका अमाउंट अपन थोड़ा सा देख रहे होते हैं। देखो, यूरिया और NaCl जो होता है ना, इसका अमाउंट हमें यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जहाँ पर पानी हमेशा कैसे मूवमेंट करता है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, पानी हमेशा और हमेशा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पानी अपनी हाई जहाँ यहाँ पर पानी ज़्यादा है, यहाँ पर पानी कम है, तो पानी हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप सॉल्यूट के फॉर्म में देखोगे, सॉल्यूट के बिहाफ पे देखोगे कि मान लो यहाँ पर NaCl ज़्यादा है, NaCl ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पानी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई नमक ज़्यादा डाल दे तो पानी तो कम होना ही है। तो जहाँ पर NaCl ज़्यादा है या सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पर मान लो सॉल्यूट कम है, तो हमेशा पानी का मूवमेंट कैसे होगा, जहाँ पे कम सॉल्यूट है वहाँ से लेकर ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, ज़्यादा कम सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली बात है पानी ज़्यादा है, इसीलिए मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। तो पानी का बेसिकली मूवमेंट जो होता है ना, वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा होता है। तो मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर ये NaCl और यूरिया का अमाउंट इस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बढ़ाना है। क्या होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम कि LOH जो है, लूप ऑफ हेनले, और ये वासा रेक्टा, इन दोनों के बीच का जो खाली स्पेस है ना, इसको ही बोलते हैं अपन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, क्योंकि मेडुला में प्रेजेंट होता है ना लूप ऑफ हेनले, तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम खाली स्पेस होगा। अभी यहाँ पर क्या होता है ना, सबसे पहले शुरुआत हमारी होती है हेनले लूप की जो असेंडिंग आर्म होती है। असेंडिंग आर्म आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के लिए ज़्यादा परमेबल होती है। असेंडिंग आर्म क्या करती है, सोडियम क्लोराइड को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है। अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे कि ये 300, 400, 600, 900, 1200 ये क्या है, ये है अपना सॉल्यूट का अमाउंट। ऐसा समझिए नमक का अमाउंट है ये, ठीक है। ऊपर नमक का अमाउंट कम था, धीरे धीरे नीचे आते आते हेनले लूप के एकदम बॉटम के ऊपर नमक का अमाउंट ज़्यादा हो चुका है। मतलब पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पर जो पानी है या यूरिन है आप बोल सकते हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले तो हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है ना, तो नेफ्रॉन में तो यूरिन बहता है, तो यहाँ पर यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये 1200 वाली सिचुएशन इसीलिए है कि यहाँ पर NaCl बहुत ज़्यादा है। तो अपन को क्या करना पड़ता है ना, धीरे धीरे NaCl जो होता है ना, वो अपन को असेंडिंग वाली आर्म से बाहर निकालना होता है। तो ये NaCl अपना बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। अभी क्या होता है ना, पास में से वासा रेक्टा जा रही है तो ये NaCl निकलता है, वासा रेक्टा के पास चला जाता है, वासा रेक्टा इसको कैच कर लेती है और ये वासा रेक्टा NaCl को ले जाती है। पहले वासा रेक्टा के अंदर 300 ऑस्मोलैरिटी थी, क्योंकि NaCl का अमाउंट था नहीं। जैसे जैसे ये NaCl को कैच करती गई, इसके पास में देखिए 300, 400, 600, 900, फिर 1200 हो गया इसके पास। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि NaCl ये कैच करती गई। अब आगे जाके इसकी ऑस्मोलैरिटी घट रही है। क्यों? क्योंकि ये जो NaCl होता है ना, ये इसको क्या करने लगती है, इस NaCl की वजह से। देखिए जहाँ पर ज़्यादा NaCl हो जाएगा, अब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl फेंके जा रहे हैं। ज़्यादा NaCl रखोगे, जहाँ पे ज़्यादा नमक होगा, आप देखिए ना, जहाँ पे ज़्यादा नमक होगा वहाँ पे पानी क्या होगा, कम होगा। तो अगर पानी यहाँ पर कम है क्योंकि यहाँ पे नमक ज़्यादा है, अगर पानी कम है तो ये जो अपनी डिसेंडिंग आर्म होती है लूप ऑफ हेनले की, क्योंकि ये तो आपको पता है पानी के लिए परमेबल होती है, तो ये क्या करती है ना कि बाहर की साइड में क्योंकि नमक ज़्यादा है और पानी कम है और अंदर क्या है, पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये क्या करती है, पानी को फटाफट फेंकती है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में भी फेंकती है, लेकिन ये काउंटर करंट चलने की वजह से ज़्यादा फेंकती है।
क्योंकि पहले क्या हो रहा था ना, ये नॉर्मल कंडीशन में पानी फेंक रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में तो पानी फेंक ही रही है, लेकिन साथ साथ में ये जो वासा रेक्टा है ना, इसने क्या कर दिया, NaCl का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये और ज़्यादा तेजी से पानी को बाहर निकालेगी और बहुत सारा पानी को बाहर निकाल देगी, बहुत ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर देगी। और इस यूरिन के अंदर, जो इस ट्यूब के अंदर बह रहा है, लूप ऑफ हेनले में जो यूरिन बह रहा है, इस यूरिन के अंदर पानी की अमाउंट हो जाएगी कम, और पानी का अमाउंट कम होते ही यूरिन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। इसीलिए हमारा जो काउंटर करंट होता है ना, ये हमारे बस इस चीज़ को थोड़ा तेजी से करवा रहा होगा, पानी के रीअब्जॉर्प्शन को तेजी से करवा रहा होगा। पानी का रीअब्जॉर्प्शन क्या पहले नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन इसको और तेजी से करवाने के लिए हमने यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl का अमाउंट बढ़ाया, क्योंकि NaCl क्या है, सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट जहाँ पे बढ़ता है वहाँ पर पानी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और जहाँ सॉल्यूट बढ़ेगा वहाँ पे पानी का रीअब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वासा रेक्टा जो होती है ना, वो हेल्पफुल होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर, और साथ ही में लूप ऑफ हेनले भी हेल्पफुल होता है। और इसी के साथ में आप देखेंगे हमारा यूरिन जो होता है ना, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। ऐसे चल रहा होता है। अब एक खाली NaCl ही नहीं इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, NaCl के साथ में यूरिया भी। अब ये यूरिया कहाँ से आता है, यूरिया आता है कलेक्टिंग डक्ट से या कलेक्टिंग ट्यूब से। कलेक्टिंग ट्यूब जो होता है वो थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया जो होते हैं ना, वो सारा यूरिया बाहर नहीं निकालती, थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में डाल देती है टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हो जाता है। अब किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए ना अपने पास में एक ग्रुप ऑफ सेल होती है, जिसको JGA बोल रहे होते हैं। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोल रहे होते हैं। इस एपरेटस के अंदर 3 तरीके की सेल्स होती है, लेकिन आपको सिर्फ एक तरीके की सेल्स पढ़नी है अभी, जक्स्ट्रा सेल्स। जक्स्ट्रा सेल्स होती है आपके पास में, वो क्या काम कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को देखते हैं काम कैसे कर रहा होता है, कि कब हमारे किडनी फंक्शन इरेगुलेट हो सकते हैं और कब इसको रेगुलेट करने के लिए हमें क्यों ज़रूरत है इसकी। देखिए, जब भी हमारे किडनी के फंक्शन इरेगुलेट हो जाते हैं तो हमें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, इसका नाम होता है रास। रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है ना, इसके नाम के अकॉर्डिंग ही जो हमारे पास में रेनिन होता है, ये रेनिन एक हार्मोन होता है जो किडनी रिलीज़ करती है, और किडनी के अंदर जो जक्स्ट्रा सेल्स होती हैं ना, वो रिलीज़ कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद में एंजियोटेंसिन आपके पास में एक सब्सटेंस होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। एस जो होगा सिस्टम, इसका तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होता है, या फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, या बॉडी के अंदर GFR कम हो जाती है, या मान लो तुमने पानी नहीं पिया हुआ, GFR कम हो गई, या ब्लड फ्लो कम हो गया, जो भी हो गया, किडनी के पास में उतना ब्लड आया ही नहीं हार्ट की तरफ से, हार्ट उतना अच्छे से पंप कर ही नहीं रहा है, या GFR कम हो गई, जो भी हो गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो गिर जाता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाता है ना, तो किडनी क्या करती है, जैसे ही ब्लड प्रेशर गिरेगा, किडनी से एक हार्मोन रिलीज होगा, रेनिन। ये रेनिन जो होता है ना, ये हमारे एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजन आया कहाँ से, देखिए इसके पीछे ओजन लगा हुआ है। ओजन जिसके भी पीछे लगता है वो, उसका मतलब होता है वो इनएक्टिव स्टेज में है, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए रेनिन आता है यहाँ पर। इसकी एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया, इसको सिक्रीट किया है लीवर ने, है ना, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट में आ गया। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट तो यहाँ पर आ चुका है, इसको फर्स्ट को सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स सिक्रीट कर रहे होते हैं, और इसके ऊपर काम करेगा। काम करते ही यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो 2 काम करता है। पहला ये काम करेगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जो प्रेजेंट एड्रिनल ग्लैंड होती है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, किडनी के ऊपर जो टोपी वाली स्ट्रक्चर थी वो एड्रिनल ग्लैंड, उससे जो एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है ना, उसको स्टिमुलेट करवाती है ये। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है, और एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है, बॉडी के अंदर सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और जितना ज़्यादा सोडियम आयन आपकी बॉडी में आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सुना होगा, जिसका भी ब्लड प्रेशर कम होता है उसको पानी के अंदर नमक घोल के या ORS घोल पीने को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम आयन की कमी हो गई है, इस वजह से। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ना, वो एक और काम करता है, वो एक डायरेक्ट ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है। अगर मान लो ब्लड वेसल को मैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूंगी, पाइप को मैंने पहले चौड़ा था, अब मैंने नैरो कर दिया, तो नैरो करते ही तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो घटे हुए प्रेशर को मैंने इंक्रीज कर दिया है 2 तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ना, वो किसका रीएब्जॉर्प्शन को करता है, NaCl और H2O के रीएब्जॉर्प्शन को
स्टिमुलेट कर रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही हमारा BP बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमारा RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है। लास्ट आती है मिक्चुरेशन। अब इतना सारा यूरिन भरा है तो बनेगा कहाँ से? बना तो है किडनी में, नेफ्रॉन ने बनाया है। अब इसको बाहर निकालो, यूरेटर की हेल्प से अपन यूरिनरी ब्लैडर में लाकर सारा यूरिन इकट्ठा करेंगे। अब इस ब्लैडर के अंदर जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ऐसे कंस्ट्रिक्ट होएगा ब्लैडर, और ब्लैडर में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ये सारा यूरिन बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। देखिए मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो होता है ना वो ऐसे ही नहीं होता, ये न्यूरल मैकेनिज्म होती है, न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन के थ्रू, है ना, उसको अपन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थोड़ा सा इकट्ठा रखते हैं। ब्लैडर एक टाइप ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसा नहीं कि ब्लैडर कभी भी थोड़ा भी यूरिन इकट्ठा नहीं करके रख सकता, ये इकट्ठा करके रख सकता है, लेकिन एक टाइम तक, जब तक इसको सिग्नल्स नहीं आएंगे CNS के थ्रू, वॉलंटरी सिग्नल्स कि भाई अब तो इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा यूरिन तक, तब तक ये एक मैक्सिमम लिमिट तक इसको रख सकता है अंदर स्टोर करके, लेकिन बाद में इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ब्लैडर के ऊपर ना ऐसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, और ये यहाँ पर ऐसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स ही क्या करते हैं, ये अपने CNS को बताते हैं कि भाई ये भर गया है पूरा ब्लैडर, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाओ। तो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने के लिए क्या होता है ना, ब्लैडर के पास में यहाँ पर जहाँ पर यूरिथ्रा होता है उसके ऊपर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। उस स्फिंक्टर के अंदर क्या करना पड़ता है ना, अपन को स्फिंक्टर के अंदर क्या करना पड़ता है ना, रिलैक्सेशन करना पड़ता है। तो दो चीज़ें चलती हैं यहाँ पर मिक्चुरेशन के अंदर। ऊपर वाला जो ब्लैडर है इसमें तो क्या करवाओ, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाओ। तो ब्लैडर में तो चलता है कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन चलता है, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, ब्लैडर में चलता है कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्सेशन किस में चलता है, स्फिंक्टर के अंदर चल रहा होता है। तो ब्लैडर में ऊपर वाले में कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, नीचे वाले में रिलैक्सेशन करवाओ, ताकि ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा फ्लूइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा, नीचे वाला रिलैक्स करवाओ। ठीक है, स्फिंक्टर को ऐसे होता है यूरिन का पास आउट। यूरिन के अलावा जो होता है ना, आपको पता ही है कि मिक्चुरेशन करते टाइम यूरिन के लिए कुछ डेटा भी आके NCERT में दिए हुए, 1 से 1.5 लीटर यूरिन अपन हर दिन निकालते हैं। pH होता है 6, स्लाइटली एसिडिक आप मान सकते हैं इसको। और साथ में उस यूरिन के अंदर कितना ग्राम यूरिया होता है, क्योंकि हम यूरियोटेलिक होते हैं ना, तो यूरिया हमारे पास 25 से 30 ग्राम होता है। अगर इससे ज़्यादा यूरिया अगर हमारे यूरिन में है तो हमें एक बीमारी हो जाती है, इसको बोल देते हैं यूरेमिया, जिसका हीमोडायलिसिस से इलाज कर सकते हैं। कलर जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा ब्लड जो होता है मतलब हमारे पास में और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक्सक्रीशन कर रही होती है, जैसे लंग्स होते हैं, लीवर होते हैं, स्किन होते हैं। मेजर ऑर्गन हमारा किडनी होता है, लेकिन इसके अलावा भी लंग्स, लीवर, स्किन ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं। लंग्स CO2 को रिमूव कर रहा होता है। आप अपनी NCERT में देख के बताइए कितना करता है, 200 ml करता है मेरे ख्याल से, 200 ml पर मिनट जो होता है वो CO2 रिलीज करता है। पानी भी होता है यहाँ पर, लीवर भी कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करता है, जैसे कि बाइल होता है, इसको एलिमिनेट करता है। बाइल में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो कि NaCl को रिमूव करती हैं। कुछ यूरिया भी होता है हमारे पसीने के अंदर, तो पसीना जो होता है ना हमारा स्वेट, उसमें लैक्टिक एसिड, यूरिया, NaCl सब कुछ होता है। सेबेशियस ग्लैंड जो होती है ना वो स्टीरॉल्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। वैक्स जो आपके मुंह पे थोड़ा सा ऐसे वैक्सी सा मुंह हो जाता है ना अजीब सा, तो उसमें हाइड्रोकार्बन वैक्स, स्टीरॉल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की। देखिए यूरेमिया वो होता है जब हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर यूरिया का हो जाए उसके अंदर। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन यूरिया का कितना होता है, 25 से 30 ग्राम। अगर 25 से 30 ग्राम से ज़्यादा यूरिया निकल जाए तो हम क्या बोल देते हैं, ये हो गया है यूरेमिया। और यूरेमिया को हटाने के लिए, इस एक्स्ट्रा यूरिया को हटाने के लिए अपन हीमोडायलिसिस करते हैं। रीनल फेलियर का मतलब होता है किडनी अपने काम में फेल हो चुकी है। मतलब किडनी पहले क्या कर रही थी, पूरा अच्छे से फिल्टर कर रही थी ब्लड को, लेकिन अब किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं करेगी, और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपका फिल्टर नहीं होगा, वो आपके ब्लड में ही घूमेगा। अब वेस्ट ब्लड में अगर घूमेगा तो ब्लड का तो काम सारा रुक गया ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है किडनी ट्रांसप्लांट होता है। किडनी का ट्रांसप्लांट कर दो और क्या हो जाता है कि आपका ये सारा चीज़ जो है बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो एक अल्टीमेट मेथड होता है किडनी फेलियर का। उसके बाद रीनल कैल्कुलाई होता है। रीनल कैल्कुलाई वो होता है जिसमें किडनी में स्टोन बन जाता है। स्टोन किस चीज़ का बनेगा, यहाँ पर इनसॉल्युबल मास, जो कि चीज़ें सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल मास होता है ना। ये सारी चीज़ें जैसे बचपन में बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो कि चौक वगैरह लेते हैं, चौक को खा जाते हैं, उनके क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है ना, इनके क्या हो जाते हैं, टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं इसके अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत पेन भी होता है। तो ये किडनी स्टोन होता है।
ठीक है। ये अगर बड़े हो जाते तो हमें ऑपरेशन करके भी निकालना पड़ता है, लेकिन जनरली अगर छोटे छोटे तो पानी ज़्यादा पीने से, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पीने से ये निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, देखो कहीं पर भी अगर आइटिस वर्ड आता ना तो आइटिस वर्ड हमेशा और हमेशा इन्फ्लामेशन के लिए आता है या सूजन के लिए आता है। आइटिस जहाँ पे आ गया मतलब समझ जाओ वहाँ पे सूजन हुई है। किसकी सूजन हुई है? इसको ब्राइट डिजीज भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है मतलब ग्लोमेरुलस में सूजन हुई होगी, तो ग्लोमेरुलस जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उनके अंदर सूजन हो जाती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते थे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अच्छा, यूरेमिया को ठीक करने के लिए हम हीमोडायलिसिस कर रहे होते हैं। अब हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है? हीमोडायलिसिस के लिए हमेशा और हमेशा अपन ब्लड को कहाँ से रिमूव करते हैं? आर्टरी से रिमूव करते हैं। आर्टरी में क्या होता है ना, बीपी हाई रहता है, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं? ब्लड को रिमूव करते हैं। अब ये ब्लड जो है, देखो हमारे पास में यूरिया ज़्यादा है इस ब्लड के अंदर, राइट है ना, तो मुझे इस यूरिया के अमाउंट को बाहर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बाहर निकाल के इसमें हेपेरिन मिलाती हूँ ताकि इसका क्लॉट ना बने। क्लॉट ना बने इसके लिए हेपेरिन मिलाया। हेपेरिन मिला के मैं ना, मेरे पास में एक डायलाइजर प्रेजेंट होता है, डायलाइजर प्रेजेंट होगा जिसके अंदर मेरे पास में एक डायलिजिंग सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। इसमें एक साइड से मैं फ्रेश डायलिजिंग सोल्यूशन डालती रहती हूँ, दूसरी साइड से बाहर निकालती रहती हूँ। इस डायलिजिंग सोल्यूशन के अंदर जो होता है ना, बाकी सब चीज़ें सेम होती है, लेकिन इसमें यूरिया का अमाउंट बहुत कम या होता ही नहीं है। तो हमारे ब्लड में तो देखो यूरिया है, इसमें यूरिया है नहीं। अगर मान लो इस डायलिसिस के अंदर से यूरिया वाला ब्लड जो है हमारा निकलेगा, तो सोचो कि इसके अंदर यूरिया नहीं है, ब्लड में यूरिया है, तो आप देखो यूरिया जो होगा वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो इस डायलिसिंग फ्लूइड में सारा का सारा यूरिया रह जाएगा और बाकी का जो फिल्टर हुआ, देखो यूरिया तो इसमें रह गया सारा का सारा, अब बाकी का जो हमारा ब्लड है वो तो साफ सुथरा ही है ना, उसमें यूरिया ही तो मिक्स था, तो यूरिया तो हमने यहाँ पर निकाल दिया। यूरिया को यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है, बाकी सारा जो प्योर ब्लड होता है वो वापस उठा के हम डाल देते हैं किसमें? हमारे वेन के अंदर। तो याद रखिएगा, कभी भी ब्लड वापस चढ़ाया जाता है तो वेन में चढ़ाया जाता है, क्योंकि वेन जो होती है ना, वहां पर हमेशा और हमेशा आसानी से ब्लड चढ़ सकता है, लेकिन ब्लड को रिमूव करना है तो हमेशा आर्टरी से रिमूव करते हैं। ये हीमोडायलिसिस होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।